जय हिंद बच्चों। मैं मिथुन कुमार आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल M2P कॉन्सेप्ट ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आयलर नंबर के बारे में जानेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि आयलर नंबर क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो देखिए शुरू में क्या हुआ था कि कुछ बैंकर्स जो थे वो अपने राशि पे अपने पैसे पे अधिक से अधिक ब्याज कमाना चाहते थे और अधिक से अधिक ब्याज के चक्कर में वह उस पर जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट कर रहे थे। इंटरेस्ट को जब कैलकुलेट कर रहे थे तो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो है व्यक्ति या कोई बैंक एक राशि $1 जो है ब्याज पे अपने धनराशि को लगाता है 1 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर मान लेते हैं 1 वर्ष के लिए लगाया है। अब इसमें रेट जो है मान लेते हैं ये अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, 100% करीब इसका मान लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इस पे 1 वर्ष में कितना हो जाएगा कि इसका 1 वर्ष में हो जाएगा। अगर ब्याज देखा जाए तो आपको पता है कि इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट से निकल के आएगा। कितना आएगा कि होता है P गुना R गुना T बटा के नीचे में आता है 100। ये इस प्रकार से P का मान इसमें कितना है 1, रेट कितना 100 और समय कितना 1 वर्ष। अभी हम वार्षिक देख रहे हैं और बटा के नीचे में ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1। मतलब इसमें मिलने वाला ब्याज कितना है 1 और हो कितना जाएगा। शुरू में मूलधन था 1 और 1 ब्याज हो गया तो टोटल इसके पास जो आएगा रकम ये आ जाएगा $2। अगर हम डॉलर में कैलकुलेट करते हैं एक इसमें देखिए $2 मिला है और ये चाहता है कि इस पे और अधिक मुनाफा हमको मिले। इसके लिए क्या करेगा, असल में यहाँ देखिएगा तो ये 1 साल में जाके $2 हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितना हुआ था तो यहाँ मतलब हम बोल सकते हैं 10 महीना में कितना हुआ था। तो 10 महीना में अगर हम वार्षिक कैलकुलेट करते तो 10 महीना में उसका $1 था। तो ऐसा भी तो नहीं हुआ होगा कि 1 साल में जाके इसका डायरेक्ट $2 हो गया था। बीच में भी कुछ न कुछ बढ़ा होगा। तो फिलहाल अगर हम वार्षिक इसको कैलकुलेट करते हैं ये $1 से डायरेक्ट कितना डॉलर हो गया $2। अब इसी को हम अगर आगे देखते हैं, जैसे मान लेते यही धनराशि है, इसी धनराशि पे मतलब $1 यहाँ इन्वेस्ट किया है कोई व्यक्ति और ये किया है 1 वर्ष के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं कि 2 बार इसमें जो है कंपाउंडिंग करते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा जो है एक बार हम 6 महीना पर यहाँ ब्याज ले लेते हैं, उसके बाद फिर 1 साल पे एक बार ब्याज लेंगे। तो इसमें देखिए कितना होगा, यहाँ पर रेट जो है पहले 100% था तो इस पीरियड में कितना होगा 50% और इसमें कितना होने वाला है 50%। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ये निकल के आएगा P गुना R गुना T और बटा के नीचे आएगा 100। तो इस फील्ड में अगर हम केवल देखेंगे इस फील्ड में तो कितना आने वाला है, P आने वाला है 1, उसके बाद R का मान कितना है 50, उसके बाद समय इसको एक फेज माने एक ही इसका मान होगा छमाही। अब हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक जिसको बोला जाता है बटा के नीचे में आएगा 100। ये कटेगा 2 बार मतलब 1/2। इसका मतलब यहाँ पर ब्याज कितना मिलने वाला है तो 0.5 मिलने वाला है। यहाँ पर इसका धनराशि कितना हो जाएगा $1.5। अब फिर इस फेज में अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस फेज में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए अब फिर से सिंपल इंटरेस्ट ही लगाते हैं प्रोग्राम में। अब की बार मूलधन हो जाएगा 1.5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 3/2 गुना रेट कितना है 50%, फिर समय कितना 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 100। काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 बार। तो फिलहाल इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आ रहा है तो इसमें देखिए ये हो गया 3/2 और नीचे 2/1 था, इसको पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा।
कितना होगा 3/4। इसका मतलब 3 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 3 में 4 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए होगा 0.728 बचेगा कितना 2। यहाँ पर फिर से आएगा 0 520। तो इस फेज में इसके पास ब्याज कितना मिलने वाला है 0.75 इतना। कुल कितना हो जाएगा यहाँ तक हो गया था 1.5, इसमें जुटेगा कितना 0.75, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर देखिए 7 5 12 2 और ये हो जाएगा $2.25। मतलब अब हो गया $2.25। मतलब ऐसे टुकड़ा में तोड़ने से इसमें ब्याज अधिक मिला, अभी भी रेट उतना ही है। पहले कितना रेट था 100%, पर हम कैलकुलेट कितना पे किए थे 1 वर्ष में ब्याज कैलकुलेट किए थे। अब रेट यहाँ पर फिर से हम 100% ही लिए, और अब की बार जो कैलकुलेट कर रहे हैं 6 महीना में कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम 3 महीना में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये टेबल बना है कि वार्षिक में कितना हुआ था $1, प्रिंसिपल अगर हम रखे हैं $1, तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है $2। अर्धवार्षिक में कितना हो जा रहा है $2.25, जो कि यहाँ पे निकाल के दिखाए। और आपको पता है कि ये अलग अलग टुकड़ा में सिंपल इंटरेस्ट करके अगर निकालते हैं तो ये थोड़ा सा और जटिल हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए इसके लिए जो है आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर आप CI का फार्मूला लगा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फार्मूला होता है उससे आगे बढ़ते हैं। ये दो अर्धवार्षिक और वार्षिक ऐसे भी कैलकुलेट कर लिए थे, तो इसको छोड़ेंगे और आगे हम तिमाही पर विचार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, अब जो है ये पैसा जो यहाँ पर हम दिए थे $1, इसको अब 1 वर्ष में ही कैलकुलेट करना है। 1 वर्ष में कितना होगा ये हमको मालूम नहीं है, पर इसको हम तोड़ेंगे कितना तिमाही में। तिमाही में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इस प्रकार से फोर्थ हो जाएगा। यहाँ 0 मंथ हो गया, 3 6 9 और 12 मंथ को 1 वर्ष बोला जाता है। इसमें अगेन अगर रेट देखा जाए तो ये था कितना प्रतिशत 100%, यहाँ से यहाँ तक 100% था। इस फेज में कितना रेट होगा 25%। इसी प्रकार से इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टोटल अमाउंट का फार्मूला होता है ये होता है P × 1 + R/100 और इस पे n पावर होता है। इसमें जो होता है प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल का मान कितना आने वाला है $1। यहाँ पर इसका मान रखेंगे 1 इंटू में 1 + R कितना रेट, रेट यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा के नीचे 100 और ये देखिए कितना n। अब देखिए कितना सर्कल हो रहा है, मतलब कितना पीरियड बन रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ 4। ये देखिए कटने वाला है, कितना बार कटेगा 4 बार में। यहाँ पर देखिए हो गया कितना 1 + 1/4 और इस पे पावर 4। ये टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये बनने वाला कितना, ये बनने वाला है 2.24। फिर इसी प्रकार से एवरी मंथ करके अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको जब हल कीजिएगा तो उतना ही अमाउंट बनने वाला है। फिर आगे अगर हम अभी जैसे तिमाही कैलकुलेट किए थे, इसी को अब हम हर मंथ कैलकुलेट करने जाएंगे। हर मंथ के लिए जब अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा P × 1 + R बटा के नीचे 100 और यहाँ पर n। अब हर मंथ के लिए अगर बात करते हैं तो हम 1 वर्ष में देख रहे हैं, तो n में कितना वर्ष होता है, 1 वर्ष में कितना मंथ होता है 12 मंथ होता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इसका मंथ 1 रखेंगे, फिलहाल इसको यहाँ छोड़ ही देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पूरा प्रश्न में हम 1 ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस इस रेट के जगह पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो आपको पता है कि एक ईयर में जो रेट है ये 100% है। एक ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मंथ में जो रेट है ये है 100%।
हम यहाँ निकाल रहे हैं एवरी मंथ, तो एक मंथ में क्या रेट होगा, ये हो जाएगा 100/12। इस प्रकार से रेट की जगह पर लिखेंगे तो 100 बटा के नीचे 12, और पहले से कितना था 100। और टाइम देखेंगे तो टाइम कितना टुकड़ा में टूटता है, एक साल में कितना मंथ, 12 मंथ, तो पावर कितना होगा 12। ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है 1 + 1/12 और इसके पावर 12। तो इसका आंसर आने वाला है 2.613। इस प्रकार से कुछ आएगा, ये इसका आंसर आएगा एवरी मंथ में। इसी प्रकार से एवरी डे का अगर हम बात करते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आगे यहाँ पर बटा के नीचे में अगर देखेंगे तो ये है 12, पावर भी कितना है 12। ठीक से इसी प्रकार से अगर आप निकालते जाइएगा तो यहाँ ऊपर एक ही रहने वाला है, और यहाँ पर जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों सेम चीज रहने वाला है। आगे कैलकुलेट करके भी देखेंगे। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे एवरी डे के लिए, हर दिन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर अमाउंट जब देखेंगे तो हो जाएगा पी तो 1 ही होता है, 1 + r/100, और इस पे पावर n। ये देखिए 1 + r के जगह पर फिर से एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में अगर हम देखेंगे तो एक वर्ष में कितना होता है। अब हम दिन पे आ गए, किस पे आ गए हैं, दिन पे। अगर दिन पे आ गए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा दिन कितना, दिन में अगर इस तोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक एक वर्ष है, तो दिन में जब तोड़ेंगे इस प्रकार से हो जाएगा 12 महीना और गुना 30। इस प्रकार से करना पड़ेगा, या सीधे लिखेंगे 365, 12 मंथ गुना 30, या डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज, डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा 365। तो दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 365 दिन डे बराबर कितना 100%। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा 100 बटा के नीचे 365, तो फिर से यहाँ रेट में हो जाएगा 100 बटा के नीचे 365, पहले से कितना था 100, और कितना टुकड़ा में टूटेगा, ये एक साल को तोड़ेंगे तो 365 टुकड़ा में टूटेगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो फिर से क्या बच रहा है, तो 1 + 1/365, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 365। इस प्रकार से ऐसे हो रहा है। इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आने वाला है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम हर दिन के लिए निकालेंगे, तब हर घंटा के लिए देखते हैं। हर घंटा के लिए जब देखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 1 + हर घंटा 1 बटा के नीचे। देखिए एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, इसमें कितना 30 दिन होता है एक महीना में। और घंटा के लिए देखेंगे कितना घंटा 24 घंटा। यहाँ पावर कितना आएगा, तो 12 गुना 30 गुना 24 इतना आएगा। फिर से इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसका मान कुछ इतना आने वाला है। फिर इसी प्रकार से आगे हर सेकेंड के लिए अगर हम बात करेंगे, हर सेकेंड के लिए बात करेंगे तो 1 + 1/, अब सेकेंड में चेंज करते हैं एक वर्ष को, तो एक वर्ष को सेकेंड में चेंज करेंगे तो वर्ष में 12 महीना होता है, महीना में 30 दिन होता है, तो दिन में 30 दिन में कितना सेकेंड, अब 30 दिन है, 30 दिन में जो है कितना 24 घंटा होगा, और इसके बाद एक घंटा में कितना 3600 सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर हो जाएगा कितना 12 गुना 30 गुना 24 गुना 3600 सेकेंड। इस प्रकार से इतना आएगा, और इसको फिर से जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इसमें इतना आएगा 2.71। इस प्रकार से आता है, इसी प्रकार से आते रहता है सेकेंड में। अगर हम इसी को n तक बढ़ा दें, कहाँ तक बढ़ा दें n तक, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1/n और इसके पावर n, जो कि कहाँ तक जाएगा, ये आएगा 2.71 और कुछ आएगा इसी प्रकार से, मतलब 2.712828 इस प्रकार से कुछ आते रहेगा।
मतलब इसमें देखा गया कि जब इसको और अधिक कंपाउंडिंग किया जाता है, इसको और टुकड़ा में तोड़ करके ब्याज निकाला जाता है, तो इसमें जो है ना एक यूनिक नंबर आना चालू हो जाता है, लगभग सेम, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है लेकिन एक जैसा नंबर ही रिपीट होने लगता है, मतलब एक तरह से अचर माना नहीं लगता। अगर इसी में अगर गौर से देखिएगा, वार्षिक में कितना $2 हुआ, अर्धवार्षिक में कितना 2.25, मतलब ये बढ़ा कुछ इसमें। फिर तिमाही में कितना हुआ 2.44 और बढ़ा। एवरी मंथ निकाले कितना हुआ 2.613 और बढ़ा। इसी हिसाब से और अधिक ब्याज के चक्कर में डे पर निकाले, आवर पे निकाले, सेकंड पर निकाले। जब इसी तरह से बढ़ाते गए तो एक स्टेप के बाद जो है ये मान देखिए एक जैसा ही आना चालू हो गया, 2.71, 2.71, 2.71, इसी प्रकार का मान आना चालू हो गया। अगर हम इसमें जैसे यहाँ पर सेकंड तक चेंज किए हैं, सेकंड तक बढ़ाए हैं, सेकंड तक इसको तोड़े हैं, अगर इसी को हम n तक करना चाहेंगे तो ये इसी प्रकार का नंबर देता है, मतलब ये एक प्रकार का अचर आ जाता है। तो शुरू में जब ये बैंकर के द्वारा जो है, बैंकर के द्वारा जो है इस प्रकार कैलकुलेशन दिया गया था मैथमेटिशियन को, तो शुरू में ही बता दिए थे कि ये जो है जो क्या बर्नौली साहब थे वो बताए कि जो है किसी भी चीज को जब बहुत अधिक लगातार बढ़ाना पड़ता है या किसी चीज को जो है लगातार हम बढ़ाते जाते हैं बहुत अधिक बार, तो वो जो है किसी एक फिक्स नंबर की ओर जाना चालू कर देता है, मतलब वह 1+1/n पर पावर n ये किसी खास नंबर की तरफ चलना चालू कर देता है, ये किसी खास नंबर की ओर अग्रसर हो जाता है। ये बात पहले ही बता दिए थे कौन, जो क्या बर्नौली साहब। लेकिन बाद में जो है इनका फार्मूला नहीं दे पाए, इनको ठीक से सूत्रबद्ध नहीं कर पाए, बस इतना बता पाए कि ये जो है एक नंबर की जो फार्मूला हम लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, किसी भी राशि को जो है कंपाउंडिंग करने के लिए ये राशि एक निश्चित संख्या की ओर जो है अग्रसर हो जाता है, धीरे धीरे उस संख्या की ओर बढ़ता है। और ये जो है ना अगर हम किसी राशि को बढ़ाना चाहेंगे तो कहाँ तक बढ़ सकता है, तो इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर बैंकर्स को चाहिए था अधिक से अधिक इंटरेस्ट, तो कहाँ तक इंटरेस्ट ले सकता है, अधिक से अधिक कितना इंटरेस्ट उसको मिल सकता था, इसके लिए वो पहले ही 100% रेट से बढ़ाना चालू किए, तो देखे कि अधिक से अधिक इतना ही रेट मिल सकता है, इससे और अधिक रेट मतलब इससे अधिक पैसा उसका नहीं हो सकता, मतलब इतना गुना तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी कंपाउंडिंग करके। तो इसी से पता चला कि ये जो है ना कैलकुलेशन में जो पावर बढ़ाया जाता है, जब चीजों को और छोटा करके देखा जाता है, ये ऐसा चीज है जो रिपीट होते रहता है। तो बाद में जो है आयलर साहब आए थे, इनका पूरा नाम है लियोनार्ड आयलर। ये बताए थे कि ये जो है ना ये एक ऐसा चीज है जो पूरा प्रश्न नंबर 6 में होता है, एक जैसा ही आता है, इसको जो है एक अचर की तरह मान लीजिए और इसको एक संकेत से बता दिए जिसको बोला जाता है ई। क्या बोला जाता है ई, और ई को क्या बोला जाता है आयलर्स नंबर, आयलर नंबर। अब यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे ये ई जो है ये लगभग कितना होता है, ये होता है 2.78128, इसी प्रकार से बढ़ते जाता है, इनका मान 18 अंकों तक निकाला गया है, इस प्रकार से बढ़ते जाता है, इसका मान थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है लेकिन ये एक जैसा ही संख्या आता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं दिखता है इसमें। और ये ऐसा है कि जब हम किसी चीज को लगातार बढ़ाते हैं तो अधिक से अधिक कितना बढ़ सकता है, इतना ही बढ़ सकता है, ये चीज चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको अचर के रूप में माना गया और इसको एक संकेत से सूचित कर दिए ई।
और इसी संकेत को बोला जाता है आयलर्स नंबर। अब इसमें ये क्या है, क्यों खास है, ये नंबर बिल्कुल खास है। क्यों खास है, तो कहा जाता है कि यह संख्या उन सिचुएशन में आती है जहां कोई चीज लगातार बढ़ती है या घटती है। जैसे हम जनसंख्या ग्रोथ देख रहे हैं। दूसरा अगर हम देखना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड में भी कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह की चीज आने लगती है। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो क्षय होता है उसमें भी अगर देखेंगे ये चीज आता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये असल में क्या है, ये है मैक्सिमम ग्रोथ। क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ कंपाउंडिंग। एक साल में अगर हम 100% के हिसाब से किसी चीज को बढ़ाएंगे, 100% के रेट से बढ़ाएंगे, ये मैक्सिमम ग्रोथ मिलने वाला है, इससे अधिक ग्रोथ मिलना संभव नहीं है। इसी चीज को बोला जाता है आयलर नंबर। अब इसी में देखिए दो चीज आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि एक होता है आयलर नंबर और एक होता है आयलर कांस्टेंट। आयलर कांस्टेंट, आयलर कांस्टेंट अलग है और आयलर नंबर अलग है। ये आयलर नंबर है, आयलर कांस्टेंट अलग चीज होता है, उसका मान यहाँ पर हमको नहीं देखना। अब इसका फार्मूला अगर देखना चाहेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये कैसे मिला, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो मिला है, यहाँ पर 1 + 1/n और इसके पावर n, ये इस प्रकार से। दरअसल यही किसके करीब गया है, यही ई के करीब गया है। लेकिन इसको कितना बढ़ाना है, तो इसमें भी लिमिट है, लिमिटेशन है। शुरू वाले मान को हम नहीं बोले थे, बीच वाले यहाँ एक दो फेज में जो हुआ था थोड़ा जिसको बढ़ाए थे उसको ई नहीं बोले थे। ये एक स्टेप के बाद ही एक जैसा मान शो करता है, जिसमें यहाँ तीनों मान एक जैसा दिख रहा है। शुरू का मान थोड़ा सा ज्यादा अलग अलग दिख रहा है, तो इस मान को इस मान से ही ई मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें लिमिटेशन लगाना पड़ेगा। लिमिट क्या कहता है, लिमिट कहता है कि n इसमें क्या होना चाहिए, ये टेंस टू होना चाहिए, कहाँ, इन्फिनिटी। मतलब n का मान बहुत अधिक होना चाहिए। हम यहाँ जो साइकिल ले रहे थे, टुकड़ा में तोड़ रहे थे, ये इसका मान छोटा नहीं होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए, ना 4 होना चाहिए, ना 12 होना चाहिए। यहाँ सेकंड में तोड़े थे कितना आया था, पहले मंथ में तोड़े थे 12, फिर दिन में तोड़े थे 12 गुना 30 गुना 24 गुना, इस प्रकार से 3600 सेकेंड इस प्रकार से आया था। उतना बड़ा पावर था। इसमें कहा जाता है कि 1 + 1/n पर पावर n, इसी को ई बोलेंगे। पर लिमिटेशन है, क्या है लिमिट इसमें, कि n जो है, n यह किधर अग्रसर होना चाहिए, अनंत की ओर। मतलब ये टेंड्स टू कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी। इसी चीज को हम बोलते हैं ई। इसका एक और अगर ये देखेंगे तो ये लिमिट वाला फार्मूला हो गया। इसी का और फैक्टोरियल वाला भी फार्मूला होता है। क्या होता है कि ई बराबर होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है कहाँ तक, अनंत तक। इसी को समेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। समेशन के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए ई है बराबर समेशन क्या होगा, 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल। पर कहाँ, n 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया समेशन वाला फार्मूला। ऐसे तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। ये बताने का यही रीजन था कि अगले चैप्टर में जब हम अगले टॉपिक में जब लिमिट पढ़ाएंगे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताएंगे तो उसमें इसकी चर्चा होगी। इसमें बार बार आपको जगह जगह पर डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, लॉग में ई दिखेगा, तो ई के बारे में पहले जानना जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।